Assalamu alaikum. Today I'll discuss about diabetes. First of all, what is diabetes? Actually, our body needs insulin to transform glucose into energy. हमारी बॉडी को कॉन्टीन्यूसली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। और व्हेन आवर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन की प्रोसेसिंग सही से नहीं होती, अल्टीमेटली पेशेंट में लीड टू डायबिटीज। सो आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज। बेसिकली डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिजीज, लाइफ टाइम पेशेंट के साथ चलती है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज से डायग्नोज होता है तो जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक डायबिटीज उसने मैनेज करनी है। इट कैन ओनली बी मैनेज, कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, हम इसे डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट एक्सरसाइज करे, वॉक करे, प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लें, देन अल्टीमेटली इट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड, बट कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता इसका। That's why it's termed as chronic disease and associated with abnormally high levels of glucose in the blood. ब्लड के अंदर जब abnormal ग्लूकोज के लेवल्स हो जाते हैं, लाइक हाई लेवल हो गया ग्लूकोज का, बियॉन्ड लिमिट हो गया, एक नॉर्मल लेवल से बियॉन्ड चला गया, देन जो हमारे पास हम टर्म यूज़ करते हैं डायबिटीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर हाई एंड ग्लाइस जो ग्लूकोज से रिलेटेड वर्ड यूज़ किया, एंड ईमिया इन द ब्लड। जब भी कोई ईमिया वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स regarding to the blood. So hyperglycemia is also termed as diabetes. And diabetes is due to one of the two reasons. Basic जो two reasons हैं इसके, first of all that is inadequate production of insulin, which is made by the pancreas, particularly pancreatic beta cells, and lowers blood glucose. इंसुलिन का काम है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो करती है, और वो स्क्रीट कहाँ से होती है? पेंक्रियास की बीटा सेल से। अब उसकी प्रोडक्शन अगर इनएडिक्वेट है, दैट कैन बी द रीजन ऑफ डायबिटीज। अब इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज में भी होती है, और टाइप 1 डायबिटीज में तो जीरो प्रोडक्शन होती है इंसुलिन की। इंसुलिन टोटली प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता बिकॉज बीटा सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, दैट इज इनएडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज तो हो रही है लेकिन वो सेंसिटाइज नहीं हो रही, वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई इंसुलिन की। इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेक्ट तो करी लेकिन रिसेप्टर्स उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, एंड इट मे लीड टू डायबिटीज। सो दैट आर टू रीजंस बेसिकली। आई थिंक सो के इंसुलिन के ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसके सॉलिड सिंथेसिस एंड रिलीज, बट इंसुलिन के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और उसके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को, बिकॉज डायबिटीज़ की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इंसुलिन से रिलेट करती है। अगर हम इंसुलिन के फंक्शंस की बात करें तो इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज बाय इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक इन इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज। अब जो टिश्यूज इंसुलिन से सेंसिटाइज होते हैं, इंसुलिन जाके उन पर अटैच होती है, उसके रिसेप्टर्स जो सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है इंसुलिन के, वो उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, और देन ग्लूकोज जो है वो अपटेक होता है, ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। अब जब इंसुलिन जाके अटैच होती है तो वो ट्रांसपोर्टर जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में, और सेल्स पर्टिकुलरली उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और जो पर्टिकुलरली टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है, स्केलेटल मसल्स है हमारे पास, फैट है, हार्ट है। और इंसुलिन ऑल्सो इनहिबिट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर बहुत बैलेंस्ड मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। जब फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का लेवल जब ज़्यादा होता है तो वो एक ट्रिगर फैक्टर है, एक स्टिमुलस है कि इंसुलिन रिलीज होती है। जब इंसुलिन रिलीज होती है तो इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को ब्लड से ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द सेल्स। अब वो इंसुलिन एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी लीवर को कि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो यू कैन स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, तो ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट कर दो, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट कर दो और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, और ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर दो। एंड देन किडनीज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी वो भी एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्ब करके देन ग्लूकोज को अल्टीमेटली उसने ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड में जाएगा ग्लूकोज। तो ये सारे मैकेनिज्म जो है वो कुछ हद तक इनहिबिट हो जाता है जब इंसुलिन का रिलीज हो रहा होता है, बिकॉज इंसुलिन का रिलीज इज द स्टिमुलस कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। तो इस तरह इंसुलिन डिफरेंट जो है अपने एक्शंस के थ्रू, और पर्टिकुलरली लीवर और जो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन उनके अंदर भी प्रोडक्शन उसकी कम करवा के और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाती है ब्लड से टुवर्ड्स द सेल्स, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑप्टिमाइज करती है।
If we further talk about the insulin functions, the insulin has many physiological activities in which reducing blood glucose is a primary function. Primary function ये है कि blood glucose level उसने reduce करना है, and insulin as well as is an anabolic hormone. Insulin को हम anabolic hormone भी कहते हैं because it is responsible and for stimulation के वो stimulate करता है synthesis of fatty acids, glycogen, promotes mitochondrial function, improves microcirculation and induces cell proliferation. That's why we call insulin as an anabolic hormone because insulin क्या करता है, जब उसने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रिडक्शन करनी है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा कि फैटी एसिड्स की भी सिंथेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन है उसकी भी सिंथेसिस करवाएगा कि ना फैटी एसिड्स ब्रेक होकर ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्ट हो, ना ग्लाइकोजन ब्रेक होकर फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन को प्रमोट करेगा, माइक्रोसर्कुलेशन को प्रमोट करेगा एंड देन सेल प्रोलिफरेशन को भी इंड्यूस करेगा. इस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू इंसुलिन अपने फंक्शन परफॉर्म करता है इन एडिशन टू रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल. इस तरह से इंसुलिन को हम एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं. Now we'll talk about the insulin resistance. Obesity increases the risk for type 2 diabetes through induction of insulin resistance. बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना उसकी बेसिक रीज़न ओबेसिटी होती है. मोस्टली ऐसा होता है कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एज फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जो ओबीज होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ओबेसिटी मे बी द रीज़न ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने का एक रीज़न है बैक एंड पे कि ओबेसिटी है. और जो 20 पेशेंट्स हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस 90% होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स जो लीन है. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंडीशन है जहाँ पे इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ठीक हो रही है, बीटा सेल्स इंसुलिन के प्रोडक्शन ठीक कर रहे हैं लेकिन इंसुलिन प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रही, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, उसका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही प्रॉपर, उसका रिसेप्टर्स के ऊपर जो इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म करती है रिसेप्टर्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. Insulin resistance is a condition whereby insulin induced glucose uptake is impaired in the insulin sensitive tissues. वो सेल्स वो टिश्यूज जो इंसुलिन से सेंसिटाइज होते थे, जब इंसुलिन उनके जिन सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स थे, इंसुलिन उन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती थी, उन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती थी, वो आगे उसे रिस्पॉन्ड करते थे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, फिर ग्लूकोज जो है वो अपटेक होता था, ग्लूकोज सेल्स के अंदर मूव करता था और प्रॉपर जो सेल्स अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते थे. अब होता है ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके अंदर ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस से ही हो रही है लेकिन जो इंसुलिन है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट भी करती है, लेकिन वो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने के बाद आगे से रिसेप्टर्स उसको आगे सेंसिटाइज नहीं कर पाते, उसका जो प्रॉपर एक्शन है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली जो है इसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगी. द फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे. इंसुलिन का जो सिग्नलिंग पाथवे है उसकी इनहिबिशन हो जाती है. इट इज बिलीव्ड दैट इंसुलिन resistance leads to hyperinsulinemia when beta islets produce large amount of insulin in an effort to control of blood glucose. Yes, insulin resistance can cause hyperinsulinemia because जब insulin resistance create होती है तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रही, ग्लूकोज सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा और सेल्स अभी तक यही कंसिडर कर रहे हैं कि ग्लूकोज हम तक नहीं पहुंचा तो वो स्टिमुलस भेजेंगे कि पैंक्रियाज के बीटा सेल्स का इंसुलिन रिलीज करें. वो तो यही समझ रहे हैं कि हमारे तक जो है वो ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा. बेसिक रीजन ये है कि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही. पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स कॉन्टिन्यू स्टिमुलेशन से इंसुलिन रिलीज करेंगे, जब वो इंसुलिन रिलीज करते रहेंगे लेकिन इंसुलिन यूटिलाइज हो नहीं रही, इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही और ब्लड के अंदर इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. दैट्स वाई पेशेंट जो है वो हाइपर इंसुलिनीमिया डेवलप कर देगा और हाइपर इंसुलिनीमिया इज ऑल्सो अ रीजन फॉर डेवलपिंग हाइपर टेंशन. हाइपर इंसुलिनीमिया जो है उससे सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज वगैरह ज़्यादा और डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होकर पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ भी जाता है. इसलिए देखा होगा जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं वो हाइपरटेंसिव भी होते हैं, तो वो एक रीज़न ये भी हो सकती है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाइपर इंसुलिनीमिया जो है वो तो हो गया, अब वो जो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन हो रही है बीटा सेल्स की जो रिलीज करवा रहे हैं बार बार इंसुलिन को, तो वो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन से क्या होता है कि बीटा सेल्स भी एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, बीटा सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है. तो बीटा सेल्स जब एग्जॉस्ट होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स थे जिनके अंदर स्टार्ट में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डेवलप हुई थी, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की तरफ भी चला गया और पेशेंट जो है उसके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं. इस तरह टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स प्रोग्रेस करते करते लास्ट स्टेज पे इंसुलिन पे आ जाते हैं. दैट्स द रीजन कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है. बात करें कॉजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की,
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्राइमरी कॉज है टाइप 2 डायबिटीज की, और मैनी ईयर्स इट अकर्स मैनी ईयर्स बिफोर टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट्स इन ह्यूमंस. And several factors have been proposed to explain the mechanisms of insulin resistance. These several factors हैं जो proposed हुए हैं कि maybe they involve the mechanism of insulin resistance as well. But these all are the hypotheses. Different hypotheses हैं कि maybe this mechanism is involved, maybe this mechanism is involved. लेकिन different clinical trials हुई हैं, उस base पे ये suggest हुआ है. लेकिन अभी भी ये confirm नहीं है कि basic reason, major reason क्या है. Opacity consider होता है. अब ये जो हमारे पास different factors and it involve obesity, inflammation, mitochondrial dysfunction, hyperinsulinemia, lipotoxicity or hyperlipidemia, genetic background, endoplasmic reticulum stress, aging, oxidative stress, fatty liver, hypoxia, lipodystrophy and pregnancy. These all are the factors propose हुए कि they may be involved in the development of insulin resistance. लेकिन जो अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आई एग्जैक्ट कि मे बी दिस मैकेनिज्म जो है उसका इतनी परसेंटेज रोल है और वो, लेकिन ये प्रपोज मैकेनिज्म्स हैं कि मे बी दे इन्वॉल्व इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस. Now I will talk about the insulin resistance mechanism. As you can see in this diagram, there is written IRS1. IRS1 लिखा हुआ है और IRS1 का मतलब है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1. अब इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एज द नेम इंडिकेट्स कि इंसुलिन का रिसेप्टर है जो जहाँ पर इंसुलिन अटैच होती है. इस रिसेप्टर सबस्ट्रेट की इनएक्टिवेशन कैसे हो रही है? डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज ग्लूकोटॉक्सिसिटी, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल, कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. उसे क्या ग्लूकोटॉक्सिसिटी का नाम दे सकते हैं उसे, एक वो भी एक फैक्टर है उस इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट के इनएक्टिवेशन का. The second factor that may be involved is oxidative stress, increased reactive oxygen species. Oxidative stress की वजह से भी इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की some extent inactivation हो सकती है. और the third factor is cytokines का increase, inflammation. in the जो हम लोगों ने last slide पढ़ा है, is inflammation may also be the mechanism that may be involved in the insulin resistance. That's why increased cytokines. अब वो किसी भी रीजन की वजह से inflammatory mediators रिलीज हो रहे हैं, cytokines, interleukins, tumor necrosis factor, और वो ultimately lead to the inflammation and may cause insulin resistance by inactivation of the insulin receptor substrate 1. And the fourth factor is increased free fatty acids, lipotoxicity. ये रिलेट कर रहा है ओबेसिटी से. जो पेशेंट्स ओबीज होते हैं उनके अंदर फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जो फैट्स हैं जो वो एक एक्सटेंट से बियॉन्ड चले जाते हैं और वो एकोमोडेट नहीं कर पाते हमारे एडिपोज टिश्यूज, तो वो फैट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेटिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लाइक skeletal muscles and other cells as well. तो वो जो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाके एकोमोडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो देन लिपोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है और फ्री फैटी एसिड्स का लेवल प्लाज्मा में भी इन्हांस हो जाता है. बिकॉज जो ओबीज पेशेंट्स हैं उनके अंदर वैसे ही हाइपरलिपिडीमिया के चांसेस होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स लेवल उनका ज़्यादा है, वो जो लिपिड हैं वो एक्यूमुलेट होने लग गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और सेल्स में जहाँ पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पर लिपोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गया, उन सेल्स की डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है. वो अल्टीमेटली जो है ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करके इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है पेशेंट को. जब इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इटसेल्फ एक फैक्टर है कि वो हाइपर इंसुलिनीमिया कोज कर सकता है, और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ चला जाता है. I'll talk about the types of diabetes. अगर हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ बेसिकली तो हमारे पास 3 हैं. एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और बाकी टाइप्स जो हैं उसको हम अदर्स में कंसिडर करते हैं कि अदर टाइप्स हैं. अब टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन ऑटोइम्यून disorder, completely destruction of the beta cells, only can be treated with the insulin. ये सिर्फ इंसुलिन से ट्रीट की जाती है बिकॉज बीटा सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जब बीटा सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं है, तो ओनली इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़. अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, स्टार्ट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया की तरफ जाता है पेशेंट, आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल्स एग्जॉस्ट होते हैं, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी अफेक्ट करती है. लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं जिससे पेशेंट की थेरेपी स्टार्ट की जाती है. फर्स्ट विद मोनोथेरेपी, देन पेशेंट स्विच टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन थेरेपी. कॉम्बिनेशन थेरेपी से अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा, क्योर नहीं हो रहा, देन कॉम्बिनेशन थेरेपी प्लस इंसुलिन, एंड देन अल्टीमेटली टुवर्ड्स द इंसुलिन के यूनिट्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं. इस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट. अगर हम बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, occur only during the pregnancy, particularly in the second trimester of pregnancy, और ये आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर बेबी बर्थ
जेस्टेशनल डायबिटीज़ फेड अवे, ये ख़त्म हो जाती है खुद बहुत। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी सिर्फ इंसुलिन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स नहीं दिए जाते। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो इन द लेट जो एज है लाइक 40s में वो डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप कर लें, क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ टाइप 2 का उन फीमेल्स के अंदर जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। एंड देन लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड, लाडा, ये ऐसी डायबिटीज़ है जो ना टाइप 1 है ना टाइप 2 है। लाइक डायबिटीज़ अगर हम लोग बात करें टाइप 1 की, तो वो ऑलमोस्ट जो है बिफोर 30 वो होती है, या बिफोर 40 होती है। अबव 40 अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलरली डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। लेकिन जो लाडा होती है ये लेट ऑनसेट है, ये होती है डायबिटीज़ टाइप 1 की तरह ही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन होती इस लेट एज में लाइक 40s में जो पेशेंट होता है तो उसको होती है। तो डेट्स वाई इसे हम लाडा बोलते हैं और इसे टाइप 1.5 भी कहते हैं, लाइक इन बिटवीन द टाइप 2 एंड टाइप 1। कि टाइप 1 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और टाइप 2 का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लेट ऑनसेट होता है, उसका 40s के अंदर पेशेंट होता है तो तब होता है। तो वो एक लेट ऑनसेट है इस डायबिटीज़ का, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसे हम टाइप 1.5 भी कहते हैं। एंड देन मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग की जो बेसिक रीजन होती है वो ये कि जेनेटिक म्यूटेशन होती है, और उस जेनेटिक ऐसी जीन की डेफिशिएंसी होती है जो इन्वॉल्व होता है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के सिंथेसिस में जो जीन इन्वॉल्व होती है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम इस पेशेंट के अंदर डेफिशिएंट होता है। ये पेशेंट डेफिशिएंट होता है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम से जब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, एज हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी रिलीज ऑफ इंसुलिन पे, कि जब ग्लूकोज एंटर होता है बीटा सेल्स के अंदर तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज। जब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होगा देन अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, और फर्दर जो इंसुलिन का रिलीज का मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होगा। इस तरह जो मेजोरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग है उन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज डेवलप होती है बिकॉज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और जो नियोनेटल डायबिटीज मेलिटस है वो भी एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से इन जो बच्चे हैं इन्फेंट्स हैं उनके अंदर डायबिटीज मेलिटस जो है वो डेवलप हो जाती है। इफ विल टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, एक्चुअली जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यू कैन सी कि ऑटो एंटीजेंस लिखा हुआ है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिफरेंट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी ही बॉडी के सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजेंस कंसिडर करने लग जाता है। और जो ऑटो एंटीजेंस हैं इस केस में डायबिटीज टाइप 1 में वो हमारे अपने ही बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के बीटा सेल्स आर कंसिडर्ड एज ऑटो एंटीजेंस बाय आवर इम्यून सिस्टम। और जब वो उन्हें ऑटो एंटीजेंस कंसिडर करते हैं लाइक एंटीजेंस के अगेंस्ट फिर वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है और डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ऑटो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को कंसिडर किया जाता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन स्टार्ट करता है हेल्पर T1 सेल्स की, TH1 सेल्स एक्टिवेशन होती है हेल्पर T1 सेल्स की, देन अल्टीमेटली रिलीज होता है साइटोकाइन्स का, इंटरल्यूकिन्स 2 का एंड इंटरफेरॉन्स का, इंटरफेरॉन्स गैमा। एंड देन ये जो रिलीज है साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन 2, ये इंटरल्यूकिन्स 2 ये दीज आर द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है। इंसुलाइटिस जो टर्म लिखी हुई है कि आइटिस का वर्ड जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, इन्फ्लेमेशन होगी, इंसुलाइटिस हो गया, डेट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बीटा सेल्स की जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया देन उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट करेगी, अल्टीमेटली बीटा सेल्स की डेथ हो जाएगी। जब बीटा सेल्स की डेथ होगी बीटा सेल्स वर अनएबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पेशेंट इज कंप्लीटली डेफिशिएंट ऑफ इंसुलिन। दैट्स व्हाई टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस डेवलप और पेशेंट को सिर्फ इंसुलिन ही दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर हम पैंक्रियाज की तरफ देखें तो यह है कि इंसुलिन सिक्रीशन इनएडिक्वेट हो सकती है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से वो बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन से अल्टीमेटली इंसुलिन सिक्रीशन इफेक्ट हो गया और इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गई। सेकेंड फैक्टर जो इन्वॉल्व हो सकता है कि बीटा सेल अपोप्टोसिस ज़्यादा हो गई है। थर्ड फैक्टर ये कि बीटा सेल का जो मास है उसमें रिडक्शन हो गया। एंड फोर्थ फैक्टर हाइपर ग्लूकागोनीमिया हो गया। हाइपर ग्लूकागोनीमिया यानी कि ग्लूकागोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो गया और ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गया। बेसिकली रीज़न उसके कुछ भी हो सकता है, लाइक अल्फा सेल में बाजू का कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ग्लूकागोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो गया।
या कोई भी डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से ग्लूकागोन की सिक्रीशन जब ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा हो गया। अगर हम गट पे बात करें तो इम्पेयर इनक्रेटिन इफेक्ट हो सकता है। इनक्रेटिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकागोन सप्रेशन। ये हम लोग जब खाना खाते हैं आफ्टर ईटिंग फूड, इनक्रेटिन्स रिलीज होते हैं और वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। और इंसुलिन ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 भी इन्हें कहते हैं। और जो हमारे DPP-4 इनहिबिटर्स होते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन वगैरह, वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। इनक्रेटिन जो है उनका इफेक्ट इम्पेयर हो सकता है जिसकी वजह से इंसुलिन का रिलीज कम हो गया, ग्लूकागोन की सप्रेशन कम हो गया, अल्टीमेटली जो है पेशेंट डायबिटीज टाइप 2 की तरफ जाता है। और अगर हम लीवर पे बात करें तो उसमें ये हो सकता है कि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस किट हो गई है, और सेकंड मैकेनिज्म ये है कि हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट वो ज़्यादा हो गया, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। जो हमारा लीवर है उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोज सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो गई है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा हो गई है। अगर हम मसल पे बात करें तो वो यही कि सेलुलर डिसफंक्शनिंग हो गया, लिपोटॉक्सिसिटी हो गया, फैट्स एक्यूमुलेट हो गया, जाके अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। एडिपोसाइट्स ये है कि सर्कुलेटिंग फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा हो गया, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपरलिपिडीमिया। These all are the factors that ultimately contribute to the diabetes type 2। अगर हम बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2 का डिफरेंस, तो ये डायग्राम इसके थ्रू इलस्ट्रेट हो सकता है कि एक हेल्दी पेशेंट है, पेशेंट नहीं, हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर प्रॉपर इंसुलिन रिलीज हो रही है और इंसुलिन जाके अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही है एंड देन ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रही है, जो फर्स्ट बंदा हमारे पास। सेकंड में अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, उसके अंदर यह पैंक्रियास फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, अल्टीमेटली ना इंसुलिन होगी, ना अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगी, ना ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगी। अगर हम थर्ड बात करें तो ये टाइप टू डायबिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ये देखिए इंसुलिन तो रिलीज हो रही है, इंसुलिन रिलीज हो रही है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट कर रही है, लेकिन रिसेप्टर्स उस इंसुलिन को प्रोसेस नहीं कर रहे, उस इंसुलिन को सेंसिटाइज नहीं कर रहे, उस इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, वो इंसुलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा, ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। यू कैन सी टाइप 2 में इंसुलिन रिलीज हुई है, इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट किया, बट सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपर्ली, अल्टीमेटली ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और इस तरह डायबिटीज टाइप 2 डेवलप होगा।